is one of the most important part of the blood, that is your blood clotting. As we had previously learned that जब हम प्लाज्मा के प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहां मैंने आपको बताया था कि there are 3 types of proteins, and out of that one is your fibrinogen, which is a blood clotting protein, but it is present in inactive form. So when the blood is flowing either in the arteries or the veins or the capillaries, at that time they will not clot because of the presence of the anticoagulant, natural anticoagulant in the blood, and that is your heparin. You all know that. ये हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड जब तक हमारे टिश्यूज और प्लेटलेट्स डैमेज नहीं हो जाते, हमें कोई कट नहीं आता है, हम किसी पॉइंटेड चीज के ऊपर अपने लेग को ऐसे पुल नहीं करते हैं, तब तक जो है वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा. Why? Because of the presence of heparin. And what is this heparin? It's a natural blood anticoagulant जो प्रिवेंट कर रहा है ब्लड को क्लॉट करने से. Natural blood anticoagulant. So what happened? What is the condition when there is a need to clot the blood? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि नाइफ से कट हो गया अगर हम वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं, या फिर अचानक से आपने देखा नहीं सामने और अपना लेग ऐसे सामने रखा और कोई पॉइंटेड चीज था, वो जैसे ही अंदर जाएगा वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा. तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली? यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. इफ वी विल टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स, तो हमारे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं. अभी इनके टिश्यूज के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पढ़ा है. वी विल रीड फर्दर, आगे पढ़ेंगे हम, दैट दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स. मसल्स भी होते हैं, बट जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम में, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, कैपिलरीज हो, एवरीथिंग का जो अंदर का लेयर होता है, द फर्स्ट लेयर, दैट इज योर एंडोथीलियम. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द ब्लड वेसल्स, लेट अस ड्रॉ. अगर ये मेरा कोई सा भी ब्लड वेसल है, तो एज आई टोल्ड कि जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, योर आर्टरीज एंड वेन्स, दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे. बट कैपिलरीज सिर्फ एंडोथीलियम से ही बना हुआ होता है, सिर्फ एक लेयर होता है. आर्टरीज और वेन्स में 3 लेयर्स होते हैं, बट कैपिलरीज में क्योंकि वो बहुत थिन होता है, इट हैज ओनली 1 लेयर, दैट इज योर एंडोथीलियम. एंडोथीलियम इज नथिंग बट यू नो दैट देयर आर 4 type of tissues present in our body. एनिमल टिश्यूज की अगर हम बात करें, एनिमल टिश्यूज आपने पढ़ लिया है प्रणव? नो मैम. नो मैम. तो बेसिकली एनिमल टिश्यूज जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट इज योर एपिथेलियम, second is your connective, third is your muscular, and fourth is your nervous. Nervous tissue जब हम न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आएगा. मस्कुलर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में मसल्स, मस्कुलर टिश्यूज. कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होता है चीजों को बाइंड करके रखना, उसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना. फॉर एग्जांपल जैसे ये लूज वायर्स होते हैं ना घर में, तो ऐसे लूज नहीं होते, वो एक कैप, एक हॉलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर पैक होते हैं. तो ये कनेक्टिव टिश्यू का वही काम है, जो भी ये लूज सरफेस होता है उसको बाइंड करके रखता है, एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल? एपिथेलियल टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हम एनिमल टिश्यूज में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर बस आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है वो जो लूज सरफेस होता है, हर सरफेस को कवर करके रखता है. इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर. तो यहाँ पर जब हम अपने ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, तो यस, ब्लड वेसल्स के भी अंदर देयर आर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट. चारों तरफ से वो एपिथेलियल टिश्यूज से घिरा हुआ है. जहां पर भी
खाली स्पेस होता है, लूज सरफेस होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, वहां पर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो ये जो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है, दिस इज योर ब्लड वेसल. ऐसे पूरा में ड्रॉ करना होगा. लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज योर एंडोथीलियम. अंदर का है, इनर पार्ट है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एंडोथीलियम एंड इट्स नथिंग बट इट्स अ एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है. अभी ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले आपका होगा प्लाज्मा. ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होते हैं और सेल्स होते हैं. तो लेट अस ड्रॉ. ये हमारा पूरा प्लाज्मा है एंड सेल्स होते हैं. दिस इज योर आरबीसी. This is your WBC and these are your platelets. क्योंकि हमने पढ़ा है कि platelets जो होते हैं, they are fragments of cells. They are cell fragments, and from where they are also being formed in the bone marrow in the form of a large cell that is your megakaryocytes. और वो ब्रेक डाउन होके स्मॉल पार्टिकल्स बनाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं और उसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स which are also known as thrombocytes. अब अगर एक सेल टूट के फ्रेगमेंट बना रहा है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि वो सेल का फ्रेगमेंट है. अगर वो पूरा कंप्लीट सेल होता तो उसके पास भी न्यूक्लियस होता. तो योर प्लेटलेट्स आर आल्सो enucleated. योर mature RBCs are also enucleated, but your WBCs are nucleated. तो अगर ये मेरा ब्लड वेसल है और इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड का 2 कंपोनेंट्स है जो यहाँ पर है. देन व्हाट हैपन होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल कट आ रही है, नाइफ से कट आ सकता है या फिर किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से, तो ये जो टिश्यू है ये रप्चर हो जाएगा. और देखो ये एंडोथेलियम जो है ये पूरे सरफेस को कवर कर रहा है और इसमें ये जो हमारा प्लेटलेट है ना ये स्मूथली मूव करता है. अगर कोई डैमेज नहीं है, पूरा इंटैक्ट है मेरा ब्लड वेसल. ये सारी चीजें माइंड में रखनी है क्योंकि आगे अभी इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे हम कि कैसे ब्लड क्लॉट हो रहा है. तो इन एन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स द प्लेटलेट्स वो बहुत मजे में स्मूथली फ्लो करता है. ठीक है. बट द थिंग इज व्हेन देयर इज डैमेज, जब ये डैमेज हो जाएगा, डैमेज तो ये यहां से टूट गया. ठीक है. जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, टिश्यू डैमेज हुआ. टिश्यू जैसे ही डैमेज हुआ, प्लेटलेट जो है वो रश करेगा. प्लेटलेट जो है वो रश करेगा एट दिस प्लेस. ठीक है. ये प्लेटलेट को येलो कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए. ये प्लेटलेट रश करके आएगा और यहाँ पर आके प्लगिंग करने की कोशिश करेगा ताकि ब्लड का फ्लो रुक जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता है. अभी भी यहाँ से ब्लड बाहर आ रहे हैं, अभी भी यहाँ पे ब्लड बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो ब्लड में हमारा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है. उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी जाकर ये ब्लड क्लॉट हो पाएगा. तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स? तो देयर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने मैकफर्लन, उन्होंने बोला कि the entire process of the blood clotting is a cascade theory. It's a cascade reaction. अब ये कैस्केड का मतलब क्या होता है मैं तुमको एकदम देशी भाषा में बताना चाहूंगी. लुक हियर एट द बोर्ड, क्योंकि जब भी आप वो बुक वाली चीजें देखते हो तो आप नहीं समझ पाते हो. अगर कोई A प्लस B, इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है C. अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये C एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट और D को कन्वर्ट करेगा E में. थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब जो ये E बना है ये एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट और एज अ फैक्टर फॉर द कन्वर्शन ऑफ F into G. That means the activated factor of first reaction accompanies the second reaction और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं cascade manner. That means activated form of a factor catalyze and activate the next factor.
यहाँ पर ये एक्टिवेट हुआ है, अब यही C जो है वो एक्टिवेट कर रहा है और कैटेलाइज कर रहा है सेकेंड रिएक्शन को। फिर यहाँ पर ये E जो है ये एक्टिवेट हुआ है, ये फॉर्म हो रहा है सेकेंड रिएक्शन में। नाउ इन द थर्ड रिएक्शन दिस E, दिस इज जस्ट द रैंडम वर्ड्स जो मैंने ABCD E यूज किया आपको समझाने के लिए। अब एक थर्ड रिएक्शन में ये E जो सेकेंड रिएक्शन में बना है ये वर्क करेगा एज एन एक्टिवेटेड फैक्टर फॉर द कैटेलाइजिंग द रिएक्शन, और इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं कैस्केड रिएक्शन। तो जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है इट्स अ कैस्केड थ्योरी, वही हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट इज कैस्केड थ्योरी? आई विल रब दिस वाला पार्ट क्योंकि ये एनिमल टिश्यूज हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये मैंने बस आपको बताया। सो बेसिकली योर ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ये एक कैस्केड थ्योरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है, कैस्केड थ्योरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। What do you mean by cascade theory of blood clotting? मैं लिख देती हूँ। Cascade theory of blood clotting के according to this theory, there are 13 factors which are all together responsible for blood clotting. ब्लड को क्लॉट करने के लिए 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये 13 फैक्टर्स ये एक्ट करते हैं इन अ कैस्केड मैनर। सो बेसिकली 13 factors are required. अब इस 13 में भी ना बेसिकली देयर आर 12 प्रोटीन्स, लिसन केयरफुली, बट गलती से होता है ना कभी कभी मिसकॉन्सेप्शन। तो जो 6 है ना नंबर, न्यूमेरिक हमारा जो रोमन नंबर है वो नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 स्किप है, वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन 6 स्किप है, तो फिर 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 लिखेंगे बट टोटल कितना होगा? 12 प्रोटीन्स ही होंगे। तो बेसिकली लिखने वक्त ये हमें लगता है कि ये 13, और ये जो 13 फैक्टर्स है ना, ये पूरे के पूरे फैक्टर्स हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ 4 फैक्टर्स पढ़ने हैं जो इनिशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं ब्लड क्लॉटिंग के, उनके बारे में अभी भी इन्वेंशन डिस्कवरी चल ही रहे। तो एग्जैक्ट नेचर व्हाट दे डू ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग इज स्टिल नॉट कंफर्म्ड। तो बट this is the way ki how this cascade theory work. So what is your cascade theory? The factors, ये जो blood clotting factor है, the factors operate in a cascade manner. What is cascade manner? That is activated factor. First reaction का जो activated factor है, activated form of a factor, activated, दिख रहा है बच्चों, ये थोड़ा बड़ा लिखूं, activated form of a factor catalyzes the activation of next factor, जो दूसरा फैक्टर है उसको कैटेलाइज करता है और एक्टिवेट करता है, the next factor। और इसको समझने के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है। अगर फर्स्ट रिएक्शन A प्लस बी हो और वो C बना रहा है, तो सेकेंड रिएक्शन में ये जो मेरा एक्टिवेटेड फैक्टर है ये एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द सेकेंड फैक्टर। फिर थर्ड में जो यहाँ का प्रोडक्ट है E, ये एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट फॉर द कन्वर्जन और द एक्टिवेशन ऑफ द नेक्स्ट फैक्टर।
तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे को, फर्स्ट वाला सेकंड को एक्टिवेट कर रहे हैं, सेकंड वाला थर्ड को, थर्ड वाला फोर्थ को, और ये पूरा एक कैस्केड मैनर में चलता है वन आफ्टर अनदर। और इसी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग है इसको हम बोलते हैं कैस्केड थ्योरी। एंड दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज मैकफर्लेन। साइंटिस्ट का नाम था मैकफर्लेन। नाउ ये सारे फैक्टर्स हैं किधर? इसमें से कुछ फैक्टर्स तो हमारे ब्लड में ही है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, जब भी मैंने आपको, थोड़ा साइड हो जाती है ताकि आपको दिखे जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में फाइब्रिनोजेन के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था कि ये फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड का ही प्रोटीन है, बट ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन। इफ यू रिमेम्बर, याद आ रहा है क्या कि प्रोथ्रोम्बिन क्या था? एनीवन? लिवर जो है हमारा वो प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, और वो बनाने के लिए लिवर को चाहिए होता है विटामिन के। इसी वजह से हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए vitamins आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली लिवर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के produces two inactive form of a blood clotting protein. One is your prothrombin and the second one is your fibrinogen. ये दोनों लिवर बनाता है, और इनको बनाने के लिए लिवर को चाहिए होता है विटामिन के। चलो, तो यहाँ पर मैं ऐसे थोड़ा सा लिवर का स्ट्रक्चर, मान लो ये लिवर बना दिया, साइड में बनाए हैं, जगह नहीं है तो लेट अस, ये हमारा लिवर है। लिवर को चाहिए विटामिन के, और इस विटामिन के से लिवर बनाता है प्रोथ्रोम्बिन as well as fibrinogen. तो विटामिन के जरूरी है प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए, एज वेल एज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन हमने ये भी पढ़ा था कि ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। ये दोनों इनएक्टिव प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन के लिए मैंने बताया था आपको कि ये सॉल्युबल प्रोटीन है, बट अगर किसी सरफेस को, इसको अगर ब्लॉक करना है कि अभी इधर से ब्लड आना रुक जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक क्लॉटेज जैसा कुछ ऐसा डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी बहुत तेज से आ रही है, टैप मानो खराब हो गया है और अभी प्लम्बर को आने में टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हो? एक मोटा सा कपड़ा लेके उसको बांधने की कोशिश करते हो, या फिर ऐसे अगर बीच में स्पेस रहेगा तब तो पानी आते ही रहेगा। तो बेसिकली ये जो हमारा फाइब्रिनोजन है वो सॉल्युबल प्रोटीन है। जब तक ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये मेस लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। ये ऐसे फाइब्रस स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। मेस फाइब्रस स्ट्रक्चर कैसे बताऊं? जैसे कभी कट हो जाता है ना, तो वो व्हाइट कलर का ऐसा कॉटन वाला बैंडेज लगाते हैं, वैसा स्ट्रक्चर। जब फाइब्रिनोजन, जो कि एक सॉल्युबल प्रोटीन है, वो इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, तब वैसा मेसी स्ट्रक्चर बनता है। बट ऐसा होने के लिए देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप्स विच टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ डैमेज। अभी ये डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गई मान लो, या फिर मेरे हाथ नाइफ से कट गई है, तो क्या हुआ? यहाँ से टिश्यूज, प्लेटलेट्स भी डैमेज हुए, क्योंकि मैंने बताया कि प्लेटलेट, जब आपका ब्लड वेसल स्मूथ है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, तो स्मूथली उसमें फ्लो करता है। बट जैसे ही हमारा ब्लड वेसल डैमेज होता है तो प्लेटलेट भी डैमेज होता है। तो यहाँ दो चीज डैमेज हो रही है, प्लेटलेट भी डैमेज हो रहा है और टिश्यूज भी इंजर्ड हो रही है। तो इनसे कुछ चीजें निकलेंगी जो आगे हेल्प करेगा इन द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये चीज फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई नीड बोर्ड। दो चीज हमारे डैमेज हो गए, हमारा टिश्यू भी डैमेज हो गया और हमारे प्लेटलेट्स भी डैमेज हो गए। अब ये दो फैक्टर्स रिलीज करेंगे, या फिर बोल सकते हो कि दो केमिकल्स रिलीज करेंगे। तो व्हाट आर दोस केमिकल्स? तो इतना तो समझ में आ गया कि टिश्यूज भी डैमेज होगा और प्लेटलेट भी। पहले हमारा प्लेटलेट आराम से घूम रहा था, बट अब उसका रोल आ गया, उसका फंक्शन आ गया, तो प्लेटलेट भी डैमेज हो रहा है। तो योर प्लेटलेट्स ऑल्सो गेट डैमेज, so there is damaged platelets, damaged platelets, as well as there are, पहले सही लिखा था,
as well as there are damaged tissues. ठीक है, ये जो डैमेज प्लेटलेट है ये एक केमिकल रिलीज करेगा एंड दैट इज योर थ्रोम्बोकाइनेज। ये जो डैमेज प्लेटलेट है ये एक केमिकल रिलीज करेगा, दैट इज योर थ्रोम्बोकाइनेज। और इसी थ्रोम्बोकाइनेज को हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज। बोथ आर सेम। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज होगा और फिर प्रोथ्रोम्बिनेज रिलीज होगा। और जो तुम्हारे डैमेज्ड टिश्यूज है, ये डैमेज्ड टिश्यू जो है ये भी रिलीज करेगा। डैमेज टिश्यू क्या रिलीज करेगा? डैमेज टिश्यूज जो है वो रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। डैमेज टिश्यू रिलीज करेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसे याद रख सकते हो कि प्लास्टिक जैसा कोई स्ट्रक्चर है जो जैसे ही यहाँ पर डैमेज हुआ तो हमारा टिश्यूज इसको रोकने की कोशिश करता है, प्लास्टिक वहां पे लगा देता है ताकि ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो जब भी आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है तो वो रिलीज कर रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ये दो चीजें रिलीज हो गई। फिर ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन भी आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़े देर के बाद ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो भी कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज में, या फिर बोल सकते हो प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो पहले रिलीज हुआ जैसे ही हमारा टिश्यू ब्रेक हुआ, बट ये कुछ काम नहीं कर पाए, प्लास्टिक के जैसा उसको रोक नहीं पाया, तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है इन थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज करेगा क्या? ये थ्रोम्बोकाइनेज जो हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेगा इन थ्रोम्बिन, क्योंकि वो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेटेड स्टेज में है। तो अभी जो हमारे ब्लड के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है प्रोथ्रोम्बिन एंड योर फाइब्रिनोजेन, कैस्केड थ्योरी से इनका एक्टिवेशन होगा और ये इनएक्टिव कंडीशन से अभी एक्टिव कंडीशंस में शिफ्ट होंगे। तो व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट स्टेज, ये जो हमारा थ्रोम्बोकाइनेज बना है वो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन कन्वर्ट करेगा दिस प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा इनिशियली ब्लड में प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में, जो कि एक एक्टिव पार्ट है, दैट इज योर एक्टिव एंजाइम। तो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, ये हमारा रिलीज हो गया। जैसे ही हमारे टिश्यूज डैमेज हुए, हमारे प्लेटलेट्स डैमेज हुए, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ। अब इस थ्रोम्बोकाइनेज का क्या रोल है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इससे पहले वाले स्टेज में जो चीज रिलीज हुआ है वो एक्ट करेगा, क्योंकि ये कैस्केड थ्योरी है। तो इससे पहले क्या रिलीज हुआ है? थ्रोम्बोकाइनेज। तो यहां पर थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज and calcium ion, not calcium ion, calcium is very important। calcium ion और thrombokinase act करेगा, तो this inactive prothrombin it's get converted into thrombin, ये thrombin में convert हो जाएगा। तो prothrombin in the presence of thrombokinase gets converted, इसको थोड़ा छोटा कर दूं मुझे इधर लिखने के लिए स्पेस मिलेगा, gets converted into thrombin। और ये थ्रोम्बिन क्या है? ये एक्टिव है। नाउ
इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस थ्रोम्बिन विल एक्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में यही बना है, फर्स्ट स्टेप में थ्रोम्बोकाइनेज बना था तो वो एक्ट किया क्योंकि ये कैस्केड थ्योरी है। सेकेंड स्टेप में आया है हमारा थ्रोम्बिन। नाउ दिस थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, यहां पर भी कैल्शियम आयन ही एक्ट करेगा और ये थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन ये दोनों कन्वर्ट करेंगे फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में। तो इन द नेक्स्ट स्टेप फाइब्रिनोजेन भी यहाँ प्रेजेंट है। पहले प्रोथ्रोम्बिन को हमने कन्वर्ट कर लिया थ्रोम्बिन में, नाउ एक्टिव थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन फाइब्रिनोजेन। तो अभी जो तुम्हारा ये फाइब्रिनोजेन है इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बिन एंड वेन, और ये फाइब्रिनोजेन कैसा था, ये सॉल्युबल प्रोटीन था, ये सॉल्युबल था तो ये क्लॉट नहीं कर सकता है। क्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, फाइब्रस स्ट्रक्चर चाहिए। तो बेसिकली नाउ दिस soluble fibrinogen in the presence of thrombin and calcium ion gets converted into fibrin। और ये फिब्रिन कैसा है, ये इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये बेसिकली फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके का मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके का। और ये जब इस पोजीशन पे अब आ जाएगा, नाउ आई विल रिमूव दिस, इस प्लास्टिक से हमने ब्लड फ्लो को स्टॉप नहीं कर पाए थे हम, थ्रोम्बोप्लास्टिन से कुछ नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस मेसी स्ट्रक्चर। और ये जब ये फाइब्रिनोजेन विच इज अ सॉल्युबल प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विच इज एन इनसॉल्युबल प्रोटीन, देन द ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, अब फाइब्रिन जो है वह उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ये जो मेस लाइक स्ट्रक्चर बना है, मेस लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मेस लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोल रहे हैं फाइब्रिन, और इसकी वजह से अभी हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर कि इट्स अ कैस्केड रिएक्शन। When the tissue is damaged, when the platelet damaged, they release thrombokinase. So in the next step, this thrombokinase will convert prothrombin into active thrombin. In the next step, this thrombin, which is now activated in the presence of calcium ion, will convert fibrinogen, which is a soluble protein, into insoluble fibrin, which is a mesh-like fibrous structure. And this is how the blood will clot and the, और जैसे ही ये फाइब्रिन बनेगा तो अभी हमारे जो ब्लड्स हैं अब इस एरिया को क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाते हैं। तो द मेन थिंग इज दैट कि लिवर ने ऑलरेडी ब्लड में बहुत सारे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन बनाकर डाल दिया है, ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है। बट जब भी देयर इज अ कट, देयर इज अ डैमेज टू द टिश्यूज, then only we need the blood to be clot, and this clotting takes place with the help of a cascade of reaction. Cascade of reaction matlab series of reaction where the product of one reaction activates another reaction. I think it's now clear to all of you. Now इतना सबको समझ में आया बच्चा, ये पहले से प्रेजेंट है और ये पहले जब तक हमारा टिश्यू डैमेज नहीं होगा ब्लड क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एंटी कोएगुलेंट है। व्हाट इज दैट एंटी कोएगुलेंट? दैट इज अ हेपारिन। आर्टिफिशियल एंटी कोएगुलेंट भी है। जब भी हम ब्लड निकालते हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी ब्लड देते हो फॉर टेस्टिंग, तो जैसे ही ब्लड को सिरिंज से बाहर निकालेंगे तो उसको तो क्लॉट हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं होता है, क्योंकि जब हम उसको उस डब्बे में, वो छोटा छोटा वायल होता है उसमें डालते हैं, तो ऑलरेडी उसमें एंटी कोएगुलेंट डले हुए होते हैं, जिसको हम एंटी थ्रोम्बिन भी बोलते हैं। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, वो भी मैं भी आपको थोड़ा समझाती हूँ। तो वो नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी उस वायल में क्या होता है, आर्टिफिशियल एंटी कोएगुलेंट, दैट इज योर सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट। लिख दो। तो हैपेनिन तो तुम्हारा नेचुरल है बच्चा, आर्टिफिशियल। मोस्ट कॉमन इज योर सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सलेट।
दिख रहा है या थोड़ा बड़ा लिखूं? पोटेशियम एंड सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है, ये हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमको पता है कि इस ब्लड को अभी क्लॉट नहीं होना है, क्योंकि क्लॉट हो जाएगा तो आप उसके ऊपर कोई भी रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हो, चेक नहीं कर सकते हो कि आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, एसिनोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो हम उस वायल में पहले से एंटी कोएगुलेंट डाल के रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। एंड मैंने 2 नाम लिख दिए हैं, पोटेशियम एंड सोडियम ऑक्सलेट। इतना सबको क्लियर है? यस और नो फटाफट बताओ बच्चों जी। यस मैम। यस मैम। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगी, ठीक है, मैं देखती हूँ उन सवाल के तुम मुझे जवाब क्या क्या सही देते हो। अगर ब्लड में से मैंने सारे ब्लड सेल्स निकाल दिए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर ब्लड में से मैंने ब्लड सेल्स निकाल दिए तो क्या बचा? प्लाज्मा। यस, वेरी गुड। अब मैंने प्लाज्मा में क्या किया? प्लाज्मा में मुझे पता है कि वी हैव प्लाज्मा में वाटर है, ग्लूकोज है, आयंस है, बहुत सारी चीजें, एंड अपार्ट फ्रॉम देम प्रोटीन्स भी है। बट अगर प्लाज्मा के उन 3 प्रोटीन्स में से मैंने ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वो हटा दिया, निकाल दिया, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर आए दिन एग्जाम्स में आते हैं। मेरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कि ब्लड में से सेल निकल गया तो वो प्लाज्मा बचा, बट अगर प्लाज्मा में से मैंने माइनस कर दिया क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, then this is known as serum. सीरम सुना है ना नाम? नाउ व्हेन प्लाज्मा में से हम रिमूव कर देते, दैट मीन्स प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज व्हाट? सीरम. नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. दिस इज नाउ सीरम. प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जब प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है तो हम उसको सीरम बोलते हैं। तो व्हाट इज सीरम? सीरम के ऊपर हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होगा तो वो बाहर आएगा तो ये कैस्केड रिएक्शन होगा और क्लॉट हो जाएगा। बट सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, थ्रोम्बस और क्लॉट आपने सुना होगा, अक्सर बॉडी में कितनी जगह पे क्लॉट्स हो जाते हैं, थ्रोम्बस ही उसको बोलते हैं, क्लॉट को भी। तो ये हमारे कैपिलरीज का एक नेचुरल फेनोमेनन है बच्चा, जरूरी नहीं है कि डैमेज हो, बट क्या होता है, हो गया क्या? नोट डाउन, मुझे को बोर्ड चाहिए होगा थोड़ा। आप ये सोचते होगे कि हम सुनते हैं कि क्लॉटिंग हो गई ब्लड में, क्लॉट हो गया, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस एंड क्लॉट इज सेम। तो व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग इन द कैपिलरीज, कैपिलरी में जब फ्लो कर रहा है, थिन होता है कैपिलरी, बट आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है। तो प्लेटलेट्स तो इसके अंदर भी है। ये प्लेटलेट्स सरफेस पे आके नॉर्मली विदाउट डैमेजिंग, अभी हमारा टिश्यू डैमेज नहीं हुआ, हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई भी रप्चरिंग ऑफ द टिश्यूज नहीं हुई है, बट फिर भी ये सरफेस पे आके एक ऐसा क्लॉट जैसा बनाता है, ठीक है, और फिर ये ब्लड में चला जाता है। अभी ये क्लॉट के फॉर्म में एक जगह एग्रीगेट है प्लेटलेट्स, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। ये नेचुरल है, ये नेचुरल फेनोमेनन है। अगर क्योंकि ये बहुत छोटा होता है तो इजिली हमारे कैपिलरीज से फ्लो करते रहता है। बट प्रॉब्लमेटिक कब होता है बच्चा? प्रॉब्लम तब होता है जब ये प्लेटलेट का जो ये क्लॉट बना है, ये जो थ्रोम्बस है, वो किसी एकदम पतले से कैपिलरीज में जाके, आर्टरीज में जाके अटक जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहां से मूव नहीं कर पा रहा। मान लो ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। मान लो हार्ट के पास हो जाए, कहते हैं ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के वेरियस डिजीजेस, हार्ट में जैसे आप सुनते हो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, सब अलग अलग चीजें हैं। इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे कि सब में डिफरेंस क्या है।
तो बेसिकली इट्स अ नेचुरल, और ये थ्रोम्बस वर्ड जो होता है दैट इज क्लॉट। तो नेचुरली भी ये इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इस तरीके से ब्लड में ये फ्लो करते हैं, बट ये हमें हार्म तब तक नहीं करते हैं जब तक ये किसी स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जाके ब्लॉकेज कर रहे हैं, वहां से फ्लो नहीं हो पा रहे और आजू बाजू के टिश्यूज फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब तक हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये एक नेचुरल फेनोमेनन है कि जो थ्रोम्बस बनता है, थ्रोम्बस इज नथिंग बट द क्लॉट, थ्रोम्बस इट्स द क्लॉट। किसी का चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं जस्ट में से, मैम तो एयर का क्लोथिंग पे क्या इफेक्ट होता है? एयर का क्लॉटिंग पे क्या इफेक्ट होगा? एयर से तो टिश्यूज डैमेज हो गया। देखो अभी क्या होता है, अभी तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो मैं समझ गई, बट वो एयर नहीं है। अभी फाइब्रिन जो है वो बन गया, फाइब्रिनोजेन जो था सॉल्युबल प्रोटीन, उसने फाइब्रिन बना दिया, एक मेसी स्ट्रक्चर बना दिया, जिसकी वजह से अभी ब्लड बाहर नहीं आ रहा। बट वहां पर बहुत सारे डैमेज टिश्यूज हैं, बहुत सारे WBCs हैं जो एक्ट कर रहे थे, जो भी वहां पर पैथोजन ग्रो किया, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आ गया तो माइक्रोब्स सब वहां पे ग्रो करेंगे, और उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए यहाँ पर हमारे बहुत सारे WBCs में आएंगे, जो हमारे बॉडी का आर्मी है ये भी आ गया। यानी इस क्लॉट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर जो क्लॉट बना इसमें क्या है, तुम्हारे डैमेज्ड सेल्स हैं, डैमेज्ड सेल है, प्लस तुम्हारे डैमेज्ड WBCs है, WBCs है। कभी ध्यान देना बचपन में अगर कहीं चोट लग गई हो खेलते वक्त, बॉयज हमेशा बहुत खेलते कूदते क्रिकेट, आजकल तो बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता, बट हमारे टाइम सब खेलते थे, एटलीस्ट 2 घंटे तो शाम को जरूर खेलते थे। चोट वोट लग जाती है तो क्या होता था, थोड़े दिन बाद अगर वहां से ब्लड आया, फिर वो ब्लड खुद ब खुद, क्योंकि ये क्लॉटिंग का एक टाइम है बच्चा, 3 to 8 मिनट्स में क्लॉट हो जाएगा। अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं है, आपके बॉडी में ब्लड का ये प्लेटलेट काउंट बहुत लो नहीं है, दैट मीन्स बिलो 40,000, 40-30,000 से कम, अगर उससे कम हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वहां थ्रोम्बस इकट्ठा होने लगते हैं, दैट मीन्स द क्लॉट, तब वो हमारे लिए डेंजरस है। बट अगर हमारा ब्लड में प्लेटलेट का काउंट 50, 60, 70, 80, 90,000, 1 लाख है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लोगों को मोस्टली 1 लाख और 1,50,000 के बीच में भी होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी सी प्रॉब्लम। बट क्या है ये देखो, फिर वो क्या होता है जब भी वो सूखने लगता है, मतलब मैं जनरल टर्म यूज करूँ जिससे आपको समझ में आए, तो क्या होता है थोड़ी सी ईचिंग जैसी होती है, खुजलाहट जैसी होती है। फिर क्या होता है, वो सूखने से पहले वहां से एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है, देखा है कभी? दैट इज पस। कोई भी वुंड होता है वहां से पस निकलता है, जल्दी बताओ फटाफट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है क्या? वो पस क्या था तुम्हारा? वो था तुम्हारे डैमेज टिश्यूज, यहाँ पर जितने WBC इस आर्मी जो है हमारे बॉडी का, वो जो यहाँ पर डेड हुए हैं, वो सब इकट्ठा होके येलो कलर के पस के फॉर्म में निकलते हैं, क्योंकि जो क्लॉट है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमें लगता है खुजली हो रही है, यहाँ पर बहुत ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, लगता है ना स्किन बहुत टाइट हो रही है, खिंच रही है। नॉर्मल वर्ड्स में बता रही हूँ, तुम उसको रिलेट करोगे तो तुमको समझ में आएगा। तो अब ये क्लॉट क्या होगा, ये क्लॉट में क्लॉट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड अ पेल येलो फ्लूइड, जो हमारा बेसिकली क्या है, पेल येलो फ्लूइड, जिसको हम पस बोल रहे हैं, उसको तुम क्या सीरम भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने वहां बता दिया कि प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, पस और सीरम, नॉर्मल भाषा में हम उसको पस बोलते हैं, वो वहां से आउट होता है, निकलता है बाहर। तो बेसिकली जब यहाँ पर क्लॉट बन के जो यहाँ से आपका लिक्विड बाहर आ रहा है येलो कलर का, येलो फ्लूइड, जिसके अंदर हमारे डैमेज टिश्यूज हैं, डैमेज WBCs हैं, इसी को आप पस भी बोलते हो और यही तुम्हारा सीरम भी है। तो जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, और जिसकी वजह से वहां से पस बाहर आता है। क्लियर?
नाउ हमें जो पढ़ने हैं, हमें पूरे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इनफैक्ट आपको एमबीबीएस में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। हमें पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स, that is factor 1, 2, 3 and 4। हमें ये 4 ही क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं आपको सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी दिखा दूंगी स्क्रीन पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट है तुम्हारा वो है फाइब्रिनोजन। नीचे से शुरू करो, ठीक है। अभी जब भी हमने कैस्केड थ्योरी लिखा था तो फाइब्रिनोजन लास्ट में आया था। फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल होता है वो कन्वर्ट हुआ था फाइब्रिन में, इनसॉल्युबल है। बट यहाँ पर जब हम क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो नाम दिया है क्लॉटिंग फैक्टर 1, तो क्लॉटिंग फैक्टर 1 इज योर फाइब्रिनोजन। नाउ इसके बाद दूसरा कौन था? इसके बाद दूसरा आता है तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन। ये नीचे से स्टार्ट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। और फिर उसके ऊपर कौन सा था? जब भी आपका टिश्यूज डैमेज हुआ था, प्लेटलेट डैमेज हुआ था, तो निकला था थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंड फोर्थ वन इज योर कैल्शियम आयन। फोर्थ वन इज योर कैल्शियम आयन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर। देखो ये हमारा 12 यहाँ पर है, बट मैंने बोला कि जब भी हम लिखते हैं तो ये 6 नहीं होता है। ये हमारे बुकलेट का है, ये मिसप्रिंट है, ये 6 नहीं होना चाहिए। 5 के बाद सीधे 7 आ जाता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस वजह से मैम ने लिखा है 13 proteins are clotting proteins are involved in the cascade theory that was given by मैकफर्लन। तो बेसिकली एक्सक्यूज मी, बेसिकली यहाँ पर ये 6 नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है और इसी वजह से ये 12 नहीं 13 हो जाएगा। You can see here the first one is your fibrinogen, the second one is your prothrombin। दोनों किधर से आ रहा है? लिवर से आ रहा है। थ्रोम्बोप्लास्टिन किधर से आया था? डैमेज टिश्यूज एंड एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट कब एक्टिवेट हुए? जब देयर इज अ डैमेज, क्योंकि नॉर्मली वो क्या होते हैं? इजीली फ्लो करते हैं इनसाइड द एंडोथेलियम, जो हमारा लेयर है ब्लड वेसल्स का, वहां पर वो स्मूथ फ्लो करते हैं। बट जब डैमेज होता है तब वो एक्टिवेट होकर रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इतने अच्छे से आप बुक पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, समझो चीजों को, बहुत इजी है, बहुत क्लियर है। द फोर्थ वन इज योर कैल्शियम, जो आपको कहाँ से मिलता है? डाइट से मिलता है, बोन्स में होते हैं हमारे प्लेट और प्लेटलेट्स में भी। बट ये सारे जो फैक्टर्स है ना बच्चे, इन पे अभी भी रिसर्च चल रहा है कि ये एक्चुअली करते क्या हैं। तो ये अभी हमारा मतलब वो नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। बट ऑल्दो देयर आर 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, बट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द मेजर 4, जिसके ऊपर पता चल चुका है, जिसके सारे रिसर्च हो चुके हैं, पता है कि वो क्या कर रहा है और कैसे कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? इसके बाद मैं आपको एक और स्क्रीन दिखाती हूँ। अभी हमने ब्लड तो पढ़ लिया, बट ब्लड हमारे बॉडी में क्या क्या रोल करता है, क्या क्या फंक्शन करता है, क्योंकि लिखने में यहाँ पर बहुत स्पेस होता नहीं है, तो मैंने सोचा यहाँ शेयर कर लेती हूँ। यस ओम बच्चा बोलो। वो वहाँ पे जो आपने खोला था फैक्टर्स का, उसमें उन्होंने कैल्शियम का सोर्स दिया था, डाइट, बोन्स और प्लेटलेट्स। तो वो थर्ड वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लेटलेट से कैल्शियम कैसा है? डाइट, बोन्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्योंकि ये एक्सक्यूज मी, क्योंकि ये तुम्हारा आपको ये पता है कि आपको ये तो पता है कि हमारे बोन्स में कैल्शियम होता है, ये सबको पता है ना। बट पता है बच्चा, जब भी हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम आयन ब्लड में भी है, तभी ये रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट, दैट इज फैक्टर 4। बट इफ योर कैल्शियम इज लो इन द ब्लड, बहुत कम हो चुका है ब्लड में कैल्शियम, और आपको डाइट से उतना कैल्शियम नहीं मिल रहा है, यू नेवर नो, आपको पता ही नहीं है कि आपको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस समय क्या होता है, जो बोन्स में कैल्शियम होते हैं ना, वहां से कैल्शियम निकल के ब्लड में आने लगते हैं। ठीक है,
तो ये डाइट, बोन्स एंड प्लेटलेट्स का मतलब यही है कि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसके पास भी है, तभी तो ये कैल्शियम आयंस जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट था, तभी तो रिएक्शंस हो रहे हैं। तो बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द डाइट एंड द बोन्स, बट अगर ये सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं कर पाता है कैल्शियम को, तो जो हमारे बोन्स से निकल के ब्लड में कैल्शियम जा रहा है ना, वहां से ये प्लेटलेट आया। समझ में आया? व्हेन देयर इज हाई डिफिशियंसी, बहुत ज्यादा डिफिशियंसी होगी आपकी बॉडी में। क्लियर? यस मैम। आपके ब्लड में जो अगर थोड़ा सा बचा हुआ है, ब्लड में है, नहीं सॉरी, बोन्स में कैल्शियम है बट ब्लड में नहीं है, ब्लड को चाहिए ना कैल्शियम, तभी तो ये ब्लड क्लॉटिंग करेगा। ठीक है? तो अगर ब्लड में बिल्कुल भी कैल्शियम बहुत लो हो चुका है, तो या तो हम इंजेक्शंस के थ्रू उसको डालने की कोशिश करते हैं, आजकल सारे हॉर्मोन्स इंजेक्शन के थ्रू होते हैं, कैल्शियम सिक्रेट भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। बट अगर नहीं है तो नेचुरली हमारे बोन से कैल्शियम हमारे ब्लड में जाने लगता है। तो वो कहाँ स्टोर है? प्लेटलेट में। ठीक है, चलो। So, what are the important functions of blood? Blood का important function क्या है? देखो, बहुत सारे बच्चों को जब भी, एक मिनट, इससे पहले मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेती हूँ, शायद आपके माइंड में कुछ सवाल होंगे। ये जो फाइब्रिनोजेन होता है ना बच्चा, मैंने बोला ये सॉल्यूबल है, और फिर आपने सोचा होगा मैम सॉल्यूबल था तो ये ऐसा मेस जैसा, फाइबर्स जैसा स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है? तो यू कंसिडर इट कि ये जो फाइब्रिनोजेन होता है ये मोनोमर है बच्चा। ये बेसिकली सॉरी, जो एक्सक्यूज मी, फाइब्रिनोजेन है जो है वो सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये पहले डीपॉलीमराइज होता है और मोनोमर्स बनाता है, और वो सारे मोनोमर्स क्या है? तुम्हारे फाइब्रिन, जो फिर वो फाइब्रस स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये जो है फाइब्रिनोजेन, ये कैसा है? पॉलीमराइज्ड, पॉलीमर है, इसके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स हैं। तो पहले ये डीपॉलीमराइज होता है। मैम आई विल नॉट बी एबल, जस्ट अ मिनट बच्चा। ओके ओम, वैसे अभी टाइम हो ही जाएगा, आज मैं 1 घंटे का ही लेक्चर लूंगी क्योंकि ऑलरेडी सर ने लेट कर दिया आपको, तो उन्होंने मुझे बोला था थोड़ा लेट स्टार्ट करना तुम, तो बस इतना करके मैं आज स्टॉप कर दूंगी। सो बेसिकली क्या है, ये जो तुम्हारा फाइब्रिनोजेन है ना बच्चा, ये पॉलीमराइज स्ट्रक्चर है, पॉलीमर है। तो सबसे पहले इसका डीपॉलीमराइजेशन होता है और ये मोनोमर्स बनाता है, और वो मोनोमर्स फिर इस तरीके से एक इकट्ठे होते हैं फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ऐसे हम सिलते हैं ना चीजें, छोटे 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 फाइबर्स, तो उसी तरह से वो सिल के ऐसा मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दिस फाइब्रिनोजेन इस कैसा है? ये एक पॉलीमर है, तो इसका डीपॉलीमराइजेशन होता है, डीपॉलीमराइजेशन, और डीपॉलीमराइजेशन के बाद ये क्या बनाता है? मोनोमर्स। और ये मोनोमर्स इन अ डेफिनेट पैटर्न अरेंज होते हैं टू फॉर्म द क्लॉट मेस लाइक स्ट्रक्चर। मुझे लगता है अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों को। ठीक है, नाउ मैंने स्क्रीन शेयर की थी, वो हमारा ब्लड का लास्ट है, बस इतना कर लेती हूँ। तो ब्लड, सबसे आपको पता है, आपने बचपन से पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन, transport oxygen from the respiratory organ to the tissues and also collect carbon dioxide from the tissues to the respiratory organ. ये हमारा फूड जो है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है टू द वेरियस बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज। हॉर्मोन्स जो है वो भी which are secreted by the endocrine glands are also being carried to the target organs through blood only. ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है किडनी का और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, या फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है हीट थ्रू आउट द बॉडी, और जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो योर ब्लड ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर टू अ कांस्टेंट लेवल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट विद इन द बॉडी। क्योंकि आपके बॉडी में जब भी रेस्पिरेशन हो रहा है तो एटीपी
और हीट दोनों ही रिलीज हो रहा है, बट उस हीट को पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी ब्लड का है। तो इसी वजह से ब्लड हेल्प करता है टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ब्लड का एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि इट मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट विद इन द बॉडी। The clotting factor present in the blood plasma prevent loss of blood from the site of injury due to the formation of clot. तो हमारा ब्लड एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज क्लॉटिंग एट द प्लेस ऑफ इंजरी बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट। तो ये क्लॉट क्यों बनता है? ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन विच इज अ सॉल्युबल प्रोटीन विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द ब्लड, ब्लड के अंदर में है, बट उसको सिंथेसाइज किसने किया है? लिवर ने। तो विटामिन के, कैल्शियम, क्वेश्चन आता है, विटामिन के, कैल्शियम एज वेल एज द वेरियस blood clotting proteins are responsible for clotting of the blood. तो blood clotting भी एक important factor है हमारे blood का। तो these are the most important factors of the blood that blood perform. ब्लड हो गया, बट मैंने बताया था हमारी बॉडी में दो तरीका का फ्लूइड है। ये इस चैप्टर का टॉपिक का नाम ही है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। मैंने ब्लड के बारे में बात कर ली कि ब्लड करता क्या है, ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड में प्लाज्मा होते हैं, ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बात कर ली। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसा होता है, बट हमने लिम्फ के बारे में बातें नहीं की है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिम्फ पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे पास दो बॉडी फ्लूइड है, वन ब्लड जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, एंड अनदर वन इज लिम्फ जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में करता है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट लिम्फ। वो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि लिम्फ में बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो जरूर अटेंड करना लिम्फ वाला टॉपिक, वी विल डिस्कस। चलो, किसी को कुछ पूछना है?